इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आपके किताब के पहले वाले पन्ने में लिखे हुए रहते थे, लेकिन आप लोग कभी पढ़ते नहीं थे। आपके किताब के पहले वाले पन्ने में लिखे हुए रहते थे, लेकिन आप लोग कभी पढ़ते नहीं थे। जो जी बिल्कुल, अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहला वाला वर्ड आप पढ़ते थे दोस्तों सॉवरजिन। सॉवरजिन मतलब पता है आप लोग को कि हमारा देश आजाद है, हमारा कंट्री आजाद है, हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। हम लोग अब किसी के गुलाम नहीं है। हमारा कंट्री आजाद है, हमारे कंट्री के लोग आजाद है, हमारे कंट्री में सब कोई आजादी से जीता है। यानी सॉवरजिन मतलब हमारा जो कंट्री है, हमारा जो प्यारा प्यारा इंडिया, हमारा जो प्यारा प्यारा भारत है, वो अब सॉवरजिन है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी का गुलाम नहीं है, वो किसी का गुलाम नहीं है, वो किसी के इशारे पे नहीं चलता है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। उसको कोई दूसरा नहीं चलाएगा, उसको हम लोग ही चलाएंगे, उसको इंडिया के लोग ही चलाएंगे, उसको कोई दूसरा चलाने नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट कंट्री है हमारा कंट्री। तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किताब के पहले पहले पन्ने में और पहले पहले अक्षर में लिखा रहता था सॉवरजिन। सॉवरजिन मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट है, हम लोग फ्री हैं, अब फ्रीडम के साथ अपना जिंदगी जी सकते हैं, इंडिया किसी का गुलाम नहीं है। दूसरा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है ये कंट्री में जितने भी कानून बनेंगे ये कंट्री के फेवर में होंगे। ये कंट्री में जितने भी कानून बनेंगे, जितने भी पॉलिसीज बनेंगे, ये कंट्री के फेवर में होंगे, दूसरे कंट्री के फेवर में नहीं। ये कंट्री के फेवर में, किसी इंसान के फेवर में नहीं, कंट्री के फेवर में होना चाहिए, सीधा सा बात है। ये देश में जितने भी पॉलिसीज बनेंगे, जितने भी कानून बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये कंट्री के फेवर में होंगे। ये कंट्री का अच्छा और बुरा देख के बनाया जाएगा, अच्छा और बुरा देख के बनाया जाएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों सोशलिस्ट। सॉवरजिन मतलब आजाद, हम लोग भैया आजाद परिंदे हैं। सोशलिस्ट मतलब हम लोग सामाजिक हैं, हम लोग जो भी पॉलिसीज बनाएंगे वो कंट्री के फेवर में बनाएंगे। जितना भी पॉलिसीज बनता है वो कंट्री के फेवर में बनता है, किसी दूसरा का सोच के नहीं या आपका सोच के नहीं, ये पूरा देश का सोच के ये पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनता है दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों सोशलिस्ट। सेक्युलर, उसके बाद आता है दोस्तों सेक्युलर। सेक्युलर मतलब ये देश में कोई जात पात नहीं होगा। आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप में देखते हो ना, सेक्युलर बन रहे हो बड़े, बहुत आजकल तुम सेक्युलर बन रहे हो। सेक्युलर मतलब क्या होता है? सेक्युलर मतलब इस देश का कोई अपना जात पात नहीं है। इस देश में हिंदू भी रह सकता है, मुस्लिम भी रह सकता है, सिख भी रह सकता है, ईसाई भी रह सकता है, बिहारी भी रह सकता है, अरे बिहारी, बंगाली, मराठी, सब रह सकता है इस देश में। कोई भी कोना में तुमको रहने का मन करे वहां पे तुम रह सकते हो। सेक्युलर है ये देश। इस देश में सारे के सारे जाति, सारे के सारे धर्म रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्युलर, ये देश सेक्युलर है दोस्तों, सेक्युलर। इसमें कोई ऐसा जात वाला देश नहीं है जैसे कि पाकिस्तानी में। जैसे मान लीजिए ये पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम कंट्री है, सिर्फ मुस्लिम लोग रह सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कंट्रीज सिर्फ अपने जात के लोगों को ही रखते हैं, लेकिन ये जो कंट्री है, जो इंडिया है, इसमें कोई अलग से जाति नहीं है। यहाँ पे किसी का जात नहीं चलता, यहाँ पे सब कोई रह सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह सकता है। सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं भैया डेमोक्रेटिक। यहां का जो गवर्नमेंट है, यहां का गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करता है, लोगों का है और लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहां का जो गवर्नमेंट है, यहां का जो सरकार है, वो लोगों का है, लोगों के लिए काम करता है और लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो ममता बनर्जी है या ये जो नरेंद्र मोदी है, इसको कौन इलेक्ट करता है? आप लोग ही तो इलेक्ट करते हो, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। अरे डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आप ही लोग तो इलेक्ट करते हो, सिंपल सा बात है। तो डेमोक्रेटिक मतलब क्या कि गवर्नमेंट आपके लिए काम करेगी सिर्फ। यानी यानी यहां का सरकार राजा नहीं है, यहां का सरकार राजा नहीं है, वो पीपल का गुलाम है, सीधा सा बात है। वो पीपल का चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो जनता का सर्वेंट है। तो गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, लोगों का ही है गवर्नमेंट और लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या? रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। इस कंट्री का जो प्रधानमंत्री है या इस कंट्री का जो चीफ मिनिस्टर है, उसको लोग ही इलेक्ट करते हैं, उसको लोग ही इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। रिपब्लिक कंट्री है ये, रिपब्लिक कंट्री। अपने आप जाके नहीं बैठने का हक है किसी को, अपने आप जाके सीट पे नहीं बैठ जाता है, अपने आप जाके यहां पे सीएम या पीएम नहीं बन जाता है, ठीक है। रिपब्लिक कंट्री है।
ठीक है। तो इन सब चीज का आप लोगों को मतलब आप लोग को पता चला कि सॉवरजिन का मतलब क्या होता है। सॉवरजिन का मतलब होता है कि हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट है, आजाद है। हमारा कंट्री क्या है, इंडिपेंडेंट है, आजाद है। सोशलिस्ट मतलब जो भी कानून बनेगा वो कंट्री के फेवर में बनेगा। सेक्युलर मतलब यहां पे जात पात नहीं चलता है। डेमोक्रेटिक मतलब कि भैया वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगा पीपल ही, और पीपल के लिए ही रहेगा, और मतलब ये पीपल के लिए ही काम करेगा। रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट जो रहेगा उसको या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पीपल ही इलेक्ट करता है। ठीक है। एंड एंड टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स, मतलब इन सब चीज को सिक्योर करने के लिए जो ऊपर वाला कंडीशन है, ये जो ऊपर वाला कंडीशन है दोस्तों, ये जो सॉवरजिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब जो पढ़े हैं, ऊपर वाला कंडीशंस आप लोगों को मिले, इन वजह से आप लोगों को दोस्तों बहुत सारे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि जस्टिस। इंडिया में आप लोगों को जस्टिस मिलता है दोस्तों। इंडिया में आप लोगों को न्याय पाने का पूरा अधिकार है दोस्तों, इन सोशल टर्म्स, इन इकोनॉमिक टर्म्स, इन पॉलिटिकल टर्म्स। इस इंडिया में, इस भारत में आप लोगों को न्याय पाने का पूरा अधिकार है। आप न्याय पा सकते हो। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, यानी कि आप अगर मान लीजिए कोई भी कुछ भी सोच रहे हैं, सोच सकते हो, आपका दिमाग है। कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। कुछ भी बिलीव करना चाहते हो, कर सकते हो। कुछ भी फेथ, कुछ भी वर्कशिप करना चाहते हो, कर सकते हो। मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाना चाहते हो, कुछ भी सोच सकते हो दोस्तों। आपका दिमाग है, आप सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया कि आपको सिर्फ मोदी जी को ही मानना पड़ेगा, आप दूसरे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास लिबर्टी है, आपके पास फ्रीडम है। आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कुछ भी बिलीव कर सकते हो, आप किसी पे भी फेथ कर सकते हो, आप किसी को भी पूछ सकते हो, किसी को भी पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिबर्टी है। इसके बाद इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब सीधा सा बात है, हर इंसान को सेम अपॉर्चुनिटी मिले। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हर इंसान को सेम अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर इंसान को सेम अपॉर्चुनिटी मिले। मान लीजिए इंटरव्यू देने गया और वो बंदा मुस्लिम है, इसीलिए उसको इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं किया, तो ऐसा नहीं, ये ना चोलबे। वो बंदा हिंदू है, इस वजह से उसको इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं किया, तो ये ना चोलबे। ठीक है। और फोर्थ है दोस्तों फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब टू प्रोवाइड डिग्निटी एंड प्रमोट ब्रदरहुड। हमेशा हम लोग को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, हमेशा हम लोग को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, भाईचारे को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। फ्रेटर्निटी क्या बोलता है, फ्रेटर्निटी बोलता है भाईचारे के साथ रहना चाहिए और भाईचारे को प्रमोट करना चाहिए। तो देखिए हम लोग ने प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या पढ़ा सर। एक तो पढ़ा सर सॉवरजिन यानी इंडिपेंडेंट कंट्री, एक पढ़ा सर सोशलिस्ट यानी कि इट्स पॉलिसीज विल बी ऑलवेज फेवर ऑफ कंट्री, एक पढ़ा सर सेक्युलर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, हमारे कंट्री में कोई जात पात नहीं चलता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह सकते हैं। एक पढ़ा सर डेमोक्रेटिक कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड हम लोग उसके बाद पढ़े कि रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। और ये बताइए कि इन सब चीजों को सिक्योर करने के लिए, इन सब चीजों को सिक्योर करने के लिए क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं, बताइए तो आप लोग। इन सब चीजों को सिक्योर करने के लिए, ये सब सारा चीज मिले, इन सब चीजों के लिए क्या क्या प्रावधान बनाए गए सर। इस कंट्री में आपको न्याय पाने का पूरा अधिकार है। सबसे पहला जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है। लिबर्टी मिलेगा, आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कुछ भी बिलीव कर सकते हो, कुछ भी फेथ कर सकते हो, कुछ भी वर्कशिप कर सकते हो, किसी को भी पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन किया कि किसी को भी पूजा करूं, किसी को भी पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहां पे रोक टोक नहीं करने आएगा। ठीक है। इसके बाद इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी कि जो अपॉर्चुनिटी हिंदू को मिला है वही अपॉर्चुनिटी मुस्लिम को भी मिलेगा, वही अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी एक छोटा जात को मिला है वही अपॉर्चुनिटी बड़ा जात को मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है उसमें, कुछ एक्सेप्शंस है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। रिजर्वेशन है उसमें, रिजर्वेशन वाला एक्सेप्शंस लगाया गया है। ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी एक बंदे को मिला है वही अपॉर्चुनिटी दूसरे बंदे को मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको पढ़ाना बाकी है, बाद में पढ़ाऊंगा। और दोस्तों लास्ट में हम लोग ने पढ़ा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब टू प्रोवाइड डिग्निटी एंड प्रमोट ब्रदरहुड। ठीक है, कि भाईचारे को हमेशा प्रमोट करना है। तो आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया दोस्तों, आगे बढ़े। प्लीज आप लोग बोलो, प्लीज 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 आप लोग बोलो कि आगे बढ़े। प्लीज चैट बॉक्स में बोलो। ओ हौले लोग, आप लोग इतना जल्दी बोर हो गए, ये तो बोरिंग टॉपिक ही था। मजा अब आएगा, मजा अब आएगा भाई, अब आएगा, सबको बुलाओ, मजा अब आएगा दोस्तों। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों राइट ऑफ इक्वेलिटी के बारे में। राइट ऑफ इक्वेलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है भाई, सब एक है, सब एक है।
ठीक है, राइट ऑफ इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो राइट ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या बोला हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां पे बोला गया है कि इंडिया या कोई भी सरकार हो, वो हर इंसान को इक्वलिटी की नजर से देखेगा, वो हर इंसान को जस्टिस प्रोवाइड करेगा, वो हर इंसान को इक्वल प्रोटेक्शन देगा। शाहरुख खान पे जान का खतरा है तो उस पे भी पुलिस लगता है, और अगर हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान पे अगर जान का खतरा है तो हम लोग पे भी पुलिस लगेगा। हम लोगों को भी इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हम लोगों को भी इक्वलिटी चाहिए, चाहे हम अंबानी है या चाहे हम नॉर्मल इंसान है। स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां पे लिखा हुआ है संविधान में सबसे पहले कि गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकता आपके प्रोटेक्शन के मामले में, आपको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आपके अगेंस्ट मान लीजिए कोई जानलेवा हमला होने वाला है तो आपको भी पुलिस को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, पुलिस आएगी, आपके घर के सामने खड़ी रहेगी। यहां पे यही बोला गया है, स्टेट यानी ये देश इक्वालिटी के लिए कभी भी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप इंडियन हो तो आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, कोई भी हालत में आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, चाहिए चाहिए चाहिए। इसके बाद बोला गया है द राइट ऑफ इक्वलिटी इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे बेसिक फंक्शन है, सबसे बेसिक फंक्शन राइट ऑफ इक्वलिटी। हर किसी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, हर किसी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात का हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हर किसी को इक्वलिटी मिलना चाहिए, यहां पे बोला गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 क्या बात करता है देखिए जरा ध्यान से। आर्टिकल नंबर 14 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 14 बात करता है दोस्तों कि पहले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास हुआ करता था ना, इन सबको हटाओ। अब कोई जात पात नहीं होगा कि अगर तुम भैया अगर तुम ये ब्राह्मण हो तो बहुत ज्यादा एकदम सुपीरियर पोजीशन पर बैठोगे, वैसा कुछ नहीं है। फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास है तो इन सब चीज को हटाओ, सबको इक्वल बनाओ, अभी सबको इक्वल बनाओ। इस कंट्री में कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास नहीं कहलाया जाएगा इक्वलिटी में, इक्वलिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है कि होल्ड बाय एससी इन केस ऑफ रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस क्लैरिफिकेशन शैल बी वैलिड ओनली इफ ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। यहां पे बोला गया है क्लासिफिकेशन शुड बी बेसिस ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, या अगर किसी के साथ भेदभाव करना है, किसी के साथ अगर भेदभाव करना ही है तुमको, तो इंटेलिजेंस के बेसिस पर करो कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है और कौन कम इंटेलिजेंट है। जैसे मान लीजिए जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, आप अगर ब्राह्मण हो आपको सेलेक्ट कर लिया उसने, आप अगर ब्राह्मण हो आपको सेलेक्ट कर लिया उसने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप अगर इंटेलिजेंट हो फिर उसको सेलेक्ट करना चाहिए उसको, है ना। और जो आपके बगल में कम इंटेलिजेंट बैठा हुआ है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पे यही बोला गया है कि अगर तुम क्लासिफिकेशन करना ही चाहते हो तो इंटेलिजेंस के बेसिस पर करो, जो कम इंटेलिजेंट है उसको छाट दो और जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको रखो। इट शुड हैव ए रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव शाउट टू बी अचीव्ड, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैन बी ज्योग्राफिकल, ऑक्यूपेशनल। क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है, सिंपल सा बात है। जो ज्योग्राफिकल मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको वेस्ट बंगाल में नौकरी चाहिए, वेस्ट बंगाल में नौकरी के लिए आपको मतलब मान लीजिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो आपको वहां पे नौकरी नहीं मिलेगी, सीधा सा बात है। वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, ठीक है, में दिया हुआ है अटैकर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन शैल हैव टू प्रूव इट इनवैलिडिटी, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर आर्टिकल नंबर 14 को आप ये 4 पॉइंट्स हटा भी दे फिर भी चलेगा, ठीक है, फिर भी चलेगा। ये 4 पॉइंट्स आप हटा भी दे, सिर्फ आप आर्टिकल नंबर 14 का हेडिंग लिख दे फिर भी चलेगा। एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, इतना डिटेल में नहीं लिखना है आप लोग को एग्जामिनेशन में, ठीक है।